हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कशन कर रहे हैं और आज प्रीवियस ईयर डिस्कशन की हमारी ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अभी हम लोग वर्ष 2020 के प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, इसके बाद से हम लोग 2019 में आएंगे और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर मैक्सिमम कवर कर लिया जाए। मेरा एक टारगेट है कि मैं कम से कम 30 साल के पेपर, मेरा लक्ष्य है कि एग्जाम के पहले पहले आपके हाथ में आ जाए ताकि आप 50 प्रश्न पे कम से कम खुद की पकड़ बना लें। आप लोग सोच रहे होंगे कि 50 प्रश्न कैसे लग पाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे जब क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ तो मैं एलिमिनेट मेथड का भी यूज कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोग समझ पाएँ कि यार फैक्चुअली क्वेश्चन को भी और किस हिसाब से हम लोग सीधा आंसर पे पहुँच सकते हैं अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, आज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, हालांकि 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं तो हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन भी जनगणना सही था और उस वर्ष 2020 में देखेंगे कि 2% जनगणना से आया हुआ था। एक टीएफआर रेट के बारे में यानी टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में आया था और एक क्वेश्चन बहुत बोरिंग सा फैक्ट आया था जिसमें समझाने का थोड़ा भी स्कोप नहीं, आपको सीधा याद करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये कर रहा था कि भैया कि जो कानपुर है और लखनऊ है, ठीक है, ये जो दोनों नगर हैं, कह रहा है कि ये नगर भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी वर्ष बने, 10 लाखी नगर बने किस वर्ष में। ठीक है, यानी किस जनगणना वर्ष में ये 10 लाखी नगर बने थे, ये बताना है। ठीक, और यहाँ पे तमाम ऑप्शंस हैं, 65 में, 51 में, 61 में, 61 में, 71 में, 71 में, 81 में और 81 में, 91 में। ठीक है, तो इसका ध्यान देंगे कि उत्तर प्रदेश के जो ये दो नगर के ऊपर नाम दिए गए हैं, कानपुर और लखनऊ, ये दोनों भारतीय जनगणना वर्ष 1971 1981 यानी क्रमशः 1971, जैसे हम लोग देखेंगे कानपुर वर्ष 1971 में ही 10 लाखी नगर बन गया था वर्ष 1971 में, और लखनऊ बना है आपका 1981 में। ठीक है, ये बहुत बोरिंग सा फैक्ट था, इसमें कहीं कुछ समझाने का स्कोप नहीं था। आप लोग को भी उतनी ही बोरिंग तरीके से इसको एक बार फिर से देख लेना है ताकि जब दोबारा एग्जाम में ये क्वेश्चन बन के आए तो आप लोग कर सके। ठीक है, तो 1971 में 10 लाखी नगर बना था आपका कानपुर और 81 में लखनऊ बन गया था। यही आपका क्वेश्चन आया था, इसमें समझाने का थोड़ा भी चांस नहीं था। ठीक है, 20 में यहाँ से देखेंगे कि जो आपकी पॉलिटी है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस विवादित भी आए हैं। ठीक है, हालांकि हम देखेंगे कि यहाँ से 2 क्वेश्चन 2020 के 2 क्वेश्चन आपके रिपीट किए हैं 2021 में। 2021 में 2 क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं। ठीक है, मैं 2021 के पेपर से जब रिपीट होगा, जब मैं पूरा 2020 करा लूंगा तो मैं 2021 का पेपर लेके आऊंगा, देख भाई ये 1-2 क्वेश्चन है 2020 से रिपीट किया है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा और वहाँ पे टिक मारूंगा ताकि एक समयबद्ध तरीके से आप लोग समझ सकें कि लास्ट 10 ईयर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट 15 ईयर से, लास्ट 5 ईयर से आप लोग भी अपनी एक ग्राफ तैयार कर सकें। ये बहुत जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब अब यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही प्यारे होते हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग सही भी होने चाहिए। कह रहा है जो पंचायती राज सिस्टम है उसके बारे में क्वेश्चन है। कह रहा है कि पंचायती राज सिस्टम के संबंध में कहाँ पे प्रोविजन किया गया है, कहाँ पे प्रावधान किया गया है, ध्यान देंगे। ऑप्शन मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि ए 9 में, भाग 3 में, भाग 6 में और भाग 4A में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि भैया जो यहाँ पे भाग 4 है, चलो 4A ही देख लेते हैं। तो 4A किसके बारे में है? 4A फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। FD मतलब लिख देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे, सॉरी मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जो भी बोल लीजिए उसके बारे में। तो 4A क्या है? मौलिक कर्तव्य के बारे में। अब बात की फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ बता दो तो आगे सारे क्वेश्चन मौजूद हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर्स के ही माध्यम से खत्म हो जाएगा, तो हम लोग अभी जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आंसर को टैकल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भाग 6 को हम लोग देखेंगे। तो भाग 6 में बेसिकली क्या है कि राज्य के बारे में चर्चा की गई है। ध्यान देंगे, भाग 6 में राज्य के बारे में चर्चा की गई है। ठीक, तो यानी भाग 6 का भी संबंध इससे नहीं है। अब समझिए, यहां पे तो ये कंफर्म था कि भैया भाग 4 को कोई भी पंचायती राज सिस्टम से नहीं मानता। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम से कोई भी भाग 6 को लेकर नहीं जाता। सिंगल बंदा, मेरा मानना ऐसा नहीं होगा जो भाग 6 को भाग 4A से जाके पंचायती राज सिस्टम को जोड़ दे। ठीक है, यहाँ पे भाग 3 बच्चे को बताया, जिसको थोड़ी मोड़ी भी पॉलिटी आती है उस बच्चे को पता है कि ये FR है। FR है मतलब फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। यहाँ पे 2 ऑप्शन टिक करने वाला जो सही मान लेते उनको मूर्ख के अलावा इतिहास में और कुछ नहीं कहा जाएगा, जो ऑप्शन नंबर C और D को इसका आंसर मान बैठते, क्योंकि तीसरा क्या है? मौलिक अधिकार है और चौथा मौलिक कर्तव्य। ये 2 चीज़ तो सबको पता रहता है। ठीक है, ये 2 चीज़ क्या है? सबको पता है। अब बताती है भैया कि भाग 9 क्या है? तो भाग 9 वही जो पूछ रहा है, भाग 9 वही है। भाग 9 क्या है? पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भाग 6 क्या है? पंचायती। ठीक है, भाग 6 क्या है? पंचायती राज सिस्टम से है। भाग 6 का संबंध
पंचायती राज सिस्टम से है, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम से है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने जो बैक ईयर है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसका मैं शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स मैं अपने लिए तैयार कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए भी जब मैं अटेम्प्ट करूँ नेक्स्ट टाइम तो मेरे लिए भी ये चीज़ बहुत आसान है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग के पढ़ाने का आपको भी फायदा होता है, हमको नहीं होता, हमको भी खूब फायदा होता है। मैं क्या करूँगा, यही शॉर्ट नोट्स आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब आप लोग ये नहीं कि तुरंत मैसेज करके बोलने लगे भाई शॉर्ट नोट्स दे दो। कंडीशन में बता देता हूँ कि मैं अपनी ये जो शॉर्ट नोट्स होगी ये केवल जो हम लोग की टेस्ट सीरीज ग्रुप है वहाँ पे इसको हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है, जो हमारी टेस्ट सीरीज ग्रुप है। टेस्ट की फीस ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं है। टेस्ट की फीस केवल 1500 रुपये रखी गई है। इसमें कुल 20 टेस्ट हैं। हम लोग का टारगेट है यहाँ पे कम से कम अभी 5 से 7 टेस्ट यहाँ पे ओपन टेस्ट भी कराएंगे। 5 से 7 आप लोग मान के चलिए, 5+ तो कम से कम यहाँ पे अभी हम लोग ओपन टेस्ट कराएंगे जिसके मॉडल आंसर वगैरह आपको ग्रुप पे मिलेंगे। तो यानी आप 20 टेस्ट इसको मत देखिए, इसको 25 टेस्ट देखिए। जैसे अभी आप लोग देखेंगे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की करेंट अफेयर को कंबाइन करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेस्ट सीरीज ओपन आप लोग का तैयार कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने लगभग 70+ क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। तो जैसे ही मैं क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ाऊंगा, ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे मैं एक ओपन टेस्ट कराऊंगा। हालांकि इस ओपन टेस्ट के जो मॉडल आंसर्स वगैरह हैं वो आपको टेस्ट सीरीज ग्रुप में ही मिलेंगे। टेस्ट आप लोग सब लोग दे सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं होगा तो डिस्कस कर लेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो डिस्कस सबके लिए हो जाएगा, लेकिन आपको ये PDF, क्योंकि देखिए एक बार प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। और हम लोग के लिए समस्या क्या है कि चीज़ें यार देखो, सब कुछ अगर हम लोग फ्री में कर देंगे तो नो डाउट यार कि अपना खर्च कहाँ से चलेगा, क्योंकि इस चीज़ इतने देर मेहनत करने में नो डाउट एक पेपर बनाने में आप लोग समझेंगे कि कम से कम 2 से ढाई दिन निकल जाते हैं। 2.5 दिन पूरा काम करना पड़ता है, कम से कम 20 घंटे के करीब में, 20 घंटे प्लस हम लोग कह सकते हैं कि काम करना पड़ता है, तब जाके एक आपका टेस्ट बन के आपके सामने आता है। और क्वालिटी वाले क्वेश्चन देने होते हैं तो बहुत टाइम लगता है, ठीक। तो आप लोग समझ सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज से अगर आप लोग जुड़ना चाह रहे हैं तो आप लोग 2 कॉन्टैक्ट नंबर UPSC हिंदी का आप लोग को दिख भी रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक मुझे जो याद है मैं वो लिख देता हूँ, 8840751912। आप लोग को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग को व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर देना है। और इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप लोग जो भी जानकारी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ये बहुत ही फायदेमंद करेगा। इस क्लास के साथ टेस्ट सीरीज करेंगे तो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब हम लोग क्या आते हैं, अच्छा अब हम लोग ये क्वेश्चन समझ लिए, 42 नंबर क्वेश्चन समझ लिए। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग जो समझे वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग चाहे तो पढ़ लें, वरना मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में। ध्यान देंगे जो टेस्ट सीरीज बन रहा है वो इंग्लिश मीडियम में भी बन रहा है। यहाँ पे बैकियर भी देखिए इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। कह रहा है कि जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वहाँ पे तृतीय तल कब जोड़ा गया। तृतीय तल आप लोग अभी ऊपर पढ़े हैं, भाग 9। भाग 9 मतलब पंचायत। पंचायत ही क्या है, ये तृतीय तल है। ध्यान देंगे सबसे पहले 73rd अमेंडमेंट होगा। 73rd क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। कब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ये होता है 1992 में। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से क्या किया जाता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो यही कहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो तृतीय तल यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। स्थानीय निकाय के चुनाव हो गया। ये वर्ष 1992 में जोड़े गए हैं। कब, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉट वाले क्वेश्चन को हमेशा आप लोग ब्लॉक किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। जो सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है। अब ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि पहले एक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे अंतरराज्यीय परिषद लिखा है, इंटर स्टेट काउंसिल लिखा है, यहाँ पे वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन लिखा है, इसको मैं स्टार बना रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे प्रशासनिक अधिकरण लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ है, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लिखा हुआ है। यहाँ पे उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं। कह रहा है कि जो अंतर्राज्यीय परिषद है वो आर्टिकल 263 से संबंधित है, आर्टिकल 263 से संबंधित है। तो बिल्कुल सही दोस्तों कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसका संबंध आर्टिकल 263 में, इससे संबंधित जो चर्चा है वो अनुच्छेद 263 में किया गया। जो फाइनेंस कमीशन है 280 में है। और यही देखेंगे कुल 2 क्वेश्चन यहां से आया था फाइनेंशियल कमीशन पे, वित्त आयोग पे 2021 में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। 2021 में मैं 21 के पेपर लाके आपको दिखाऊंगा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं एक बार पहले 2020 में खत्म कर लूं तो मैं एक वीडियोस लेके आऊंगा कि 2020 से ये क्वेश्चन फंसे, अगर फंसे रहेंगे तो, नहीं फंसे रहेंगे तो नहीं लेके आऊंगा, ठीक है। और आपको टिक मार के दिखाता चलूंगा भाई ये क्वेश्चन आ गया, ताकि आगे भी जब वही क्वेश्चन पूछे तो हम ये ना बताएं कि नहीं भाई देखो ये क्वेश्चन फिर से फंस गए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँ रिपीटेड क्वेश्चन ना बताऊं, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका बहुत फायदा होने वाला है, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी इस बैक ईयर की क्लास में, इस चीज को ध्यान देंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है प्रशासनिक
न्यायाधिकरण, ठीक है, कह रहा है कि अनुच्छेद 323 क में इसकी चर्चा है। ध्यान देंगे तो बिल्कुल सही है दोस्तों। एक्चुअली यहाँ पे ध्यान देंगे अनुच्छेद 323 में क्या है कि प्रशासनिक अधिकरण जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उनके बारे में चर्चा की गई है। इस चीज़ को ध्यान देंगे, जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनकी चर्चा कहाँ की गई है, तो इनकी चर्चा यहीं पे की गई है, कहाँ पे, अनुच्छेद 223 क में, ठीक है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम लोग आगे भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे इसके पे भारी भरकम चर्चा कर लेंगे। अब बात आती है संघ लोक सेवा आयोग। देखिए ये विवादित क्वेश्चन रहा है। ये सच है कि संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा अनुच्छेद 315 में है, आर्टिकल 315 में, ये बिल्कुल सच है। लेकिन आयोग का कहने का मतलब ये है कि भैया अनुच्छेद 315 में अकेले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा नहीं है, यहां पे क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी चर्चा है, एसपीएससी की भी चर्चा है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, मैं एक कॉमेडी बता दूं आपको। देखिए यूपीपीएससी में क्या, जब मैं इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहा था तो मुझको ये बी ऑप्शन 100% पता था कि भैया ये सही है, और मुझको सी ऑप्शन भी पता था ये भी सही है, ठीक है। मैं अंतर्राज्यीय परिषद में क्या है फंस गया था, मुझको इसका आर्टिकल भूल गया था, और यूपीएससी का भूल गया था, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंतर्राज्यीय परिषद इसका संघ लोक सेवा आयोग का आर्टिकल 310 याद आ रहा था, मतलब पता नहीं क्यों इस क्या याद आ रहा था। आप सोचिए, जबकि अनुच्छेद 315 बिल्कुल सही लिखा था, ठीक है। और मैं केवल इस कॉन्फिडेंस में इसको टिक मारा कि संघ लोक सेवा आयोग का जो आर्टिकल है वो 310 है, जबकि है नहीं। इस चीज को ध्यान देंगे। मतलब देखिए कभी कभी आपकी गलत जानकारी भी सही मार्क पे लेके चल जाती है। अगर मुझको इसको 315 एकदम याद रहता तो मेरे को तुरंत क्या लगता भैया कि 80 भी सही है, प्रशासनिक अधिकरण वाला भी सही है, यू भी सही है, तो अंतर्राज्यीय परिषद में भी मैं पूरी तरह कंफर्म नहीं था, यहाँ भी मैं 90 और 10 था, ठीक है। लेकिन इन जगहों पे मैं 100 था, इन जगहों पे मैं 100 था। आप समझिए कि गलत जानकारी के दम पे ये किस लिए से हो गया, क्योंकि यहाँ पे आयोग क्या बोली कि एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी प्रावधान या चर्चा इस 315 में किया गया है। और यही कारण है कि मैं क्या करूंगी कि इसका आंसर नहीं मानूंगी, यानी इसको नहीं मानूंगी सही आंसर। इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। देखेंगे अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया है। मैं अगर कुछ जगह बच रही क्या, यहां चर्चा कर देता हूं, ठीक है, ताकि यहां से फिर क्वेश्चन बन के आए तो आप लोग की दिक्कत ना है। देखिए यूपीएससी से रिलेटेड या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड लगभग देखेंगे 315 से आर्टिकल स्टार्ट होना शुरू होता है और 323 तक इसकी चर्चा है लगभग, ठीक है, यहां तक इसकी चर्चा है। 315 में क्या कहा गया है, कहा गया कि भैया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन से संबंधित प्रावधान आपके 315 में है, ठीक है। 316 में क्या है, इन दोनों से यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति और उनका कार्यकाल कितना है इसके बारे में चर्चा की गई है। 317 देखेंगे, आर्टिकल 317, ठीक है। तो इनके निलंबन से संबंधित प्रावधान यहाँ पे किया गया और इनके निलंबन से संबंधित भी क्वेश्चंस बन के आपके इसी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इसी पेपर में देखेंगे कि जो यूपीएससी से रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान यहाँ से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। 317 में ये चीज लिखा गया है, ठीक है। तो खैर हम लोग का इतना, बस इतने चीज से ही हम लोग समझ जाएंगे। आगे हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यूपीपीएससी ने इसको क्यों गलत माना है, ठीक। यूपीपीएससी इसको क्यों गलत मानी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है नॉट करेक्टली मैच्ड। कभी भी दोस्तों मैं बता दूं, जो दोस्त पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं या जिनका रिजल्ट रुक रहा है प्री में, वो नॉट करेक्टली मैच्ड को स्टार बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा यही गलत करा देती है, ठीक। इस चीज को ध्यान देंगे। अक्सर देखेंगे दोस्त क्या होता है, नहीं में फोकस नहीं हो पाते हैं और क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन वो क्या करते हैं, गलत करके चले आते हैं, आता हुआ क्वेश्चन उनसे गलत हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनकी चर्चा भाग 4A में है। आप आज का पहला नंबर क्वेश्चन उठाइए। आज का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि भैया फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा है, तो यानी ये भी क्वेश्चन देखिए सेकंड टाइम दे दिया कि नहीं दे दिया है, सेकंड टाइम दे दिया, इसी पेपर में दे दिया है, ठीक। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा कहाँ पे है, फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा 4A में है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। राज्य की चर्चा भाग 6 में है, राज्य की चर्चा कहाँ पे है, भाग 6 में है। ऊपर मैंने बताया भी है कि राज्य की चर्चा भाग 6 में है, तो यानी मैं क्वेश्चन नंबर 1 के डिस्कशन से ही आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पता है, ये दोनों सही है। लेकिन ऑप्शन क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, अभी हमको आंसर नहीं मिला, यानी हम लोग सी आएंगे ऑप्शन। कह रहा है कि भारत का जो महान न्यायवादी है इसके बारे में बताओ कि भारत का महान न्यायवादी किस भाग में है। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों कि भारत का जो महान न्यायवादी है इसकी चर्चा जो है आपको अनुच्छेद 76 में मिलती है, अनुच्छेद 76 में मिलती है। और ये कह रहा है कि भाग 8 में है, ठीक है। और ये कह रहा है क्या कि भैया इसकी चर्चा भाग 8 में है। भाग 8 बहुत दूर चला गया भाई। अच्छा हम लोग को पता है कि 36 से 51 क्या है, डीपीएसपी है। 36 से 51 क्या है, डीपीएसपी है। तो 51 तक तो आपका डीपीएसपी ही पहुंच गया। आप समझिए तो कहां से भाग 8 पे चला जाएगा। तो थोड़ा सा भी दिमाग लगाते ना कि भैया आर्टिकल 76 बहुत नजदीक है, भाग 8 तो बहुत दूर चला की बात हो गई। तो सीधी सी बात है कि भारत का महान न्यायवादी क्या है, भाग 5 में स्थित है। इस चीज को ध्यान देंगे, भाग 5 में स्थित है।
भाग 5 में। डीपीएसपी क्या है, भाग 4 में स्थित है। ठीक, अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो कह रहा है कि संघ और राज्य की अधीन सेवाओं का वर्णन कहाँ पे है। ठीक है, तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो हैं वो हम लोग देख लें, आर्टिकल उनका 315 वगैरह तो देख ही नहीं है, लेकिन जिस भाग में चर्चा है ध्यान देंगे, तो भाग में किस भाग में चलता है, एक्स मतलब 3 और I4 मतलब 4, तो भाग 14 में चर्चा है। ठीक है, तो संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं इनकी चर्चा कहाँ पे है, भाग 14 में है। आइए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन हमको जो सही आंसर चाहिए था वो नॉट करेक्टली मिस्ड क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी है, और यही ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही आंसर बनेगा। आज से अपने दोस्तों दिमाग में ये रखेंगे कि भारत के महान्यायवादी का वर्णन भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, कथन और कारण आधारित क्वेश्चन के बारे में मैं एक चीज बता दूं कि जो यहाँ पे कथन लिखा होता है और यहाँ पे 1 पॉइंट कारण लिखा रहता है, 4 इसके ऑप्शन आते हैं कि पहला कहता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन भी है, ध्यान देंगे, और कहता है कि सही एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड ऑप्शन कहता है ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। एक ऑप्शन कहता है कि भैया कथन गलत है लेकिन कारण जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। एक कथन कहता है कि कथन सही है लेकिन कारण जो दिया गया वो गलत है। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है कि प्रकृति जो इसकी नेचर है, कह रहा है कि निरंतरता एवं परिवर्तन, इसमें निरंतरता एवं परिवर्तन, ध्यान देंगे, कंटिन्यूटी और चेंज, इन दोनों के तत्व पाए जाते हैं। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, निरंतरता के तत्व क्यों पाए जाते हैं, स्थानीय लोकल इलेक्शन याद करिए और चोला पीरियड का ग्राम इलेक्शन याद करिए। ठीक है, तो सीधी बात है, निरंतरता के तत्व हैं लेकिन परिवर्तन के भी तत्व हैं। हम लोगों ने कई सारी नई चीजें स्वीकार की। ठीक है, आज जो डेमोक्रेसी है उस टाइप की डेमोक्रेसी तब नहीं थी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि परिवर्तन के भी तत्व विद्यमान है। ठीक, तो सीधी सी बात है कि भैया इसका क्या हो गया, पहला नंबर स्टेटमेंट क्या है, सही करा है, निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व विराजमान है। तो पॉइंट 1 से हम में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट 1 तो सही बोल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दिक्कत सेकंड स्टेटमेंट से हो सकती है, तो चलो हम लोग क्यों ना सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व विराजमान है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, परंपरागत शैली के तत्व विराजमान है, तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन निरंतरता के तत्व है। ठीक है, और आधुनिक शैली के तत्व विराजमान है, तभी तो हम कह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन के तत्व भी हैं। तो सीधी सी बात क्या है कि कथन और कारण सही भी है और कथन की जो है वो कारण सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। अब हम लोग क्वेश्चन में अपना आंसर ढूंढेंगे, तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू तो है, और कह रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी पॉइंट नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप नैतिक जिम्मेदारी लेंगे और वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन फिर वही कथन और कारण के बेस है। ठीक है, प्रोसेस यहाँ पे फिर वही सेम है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। यही 4 ऑप्शन आपको हमेशा कथन और कारण में मिलते हैं, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा गया है। अर्ध संघात्मक कहा गया है मतलब दोस्तों कि ना ही ये पूरी तरह संघात्मक है और ना ही ये पूरी तरह एकात्मक है। ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे हम लोग कुछ ना करें, आपात उपबंध को याद कर ले, आपात उपबंध को याद कर ले। वैसे तो नॉर्मली क्या है कि नॉर्मली भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो तो संघात्मक है। ठीक है, ठीक है, सहयोगी संघवाद की हम लोग बात करते हैं तो संघात्मक है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आपात की बात आती है, यानी आपात उपबंधों की बात आती है, आपात उपबंध क्या करते हैं कि सेंट्रल को पावरफुल बना देते हैं, यानी एकात्मकता लेके आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये अपना जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है ये एकात्मकता की तरफ भी झुका है। यही कारण है कि इसको कहा गया है कि यह क्या है, यह संघ एवं राज्य का मिश्रण है, यानी अर्ध संघीय है। और ये स्टेटमेंट भी है दोस्तों कि किसका स्टेटमेंट है, तो ध्यान देंगे, ये स्टेटमेंट आपका है केसी व्हीलर का। ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट है केसी व्हीलर का, ये स्टेटमेंट भी है। ठीक है, ये केसी व्हीलर के स्टेटमेंट को भी लाके रख दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसको सही मानेंगे, ये आपात उपबंध से सोचेंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और
जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो न्यायिक पुनरीक्षण हर बार चर्चा में रहती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है ही है। हमको पता है कि भारत में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लागू किया गया है ताकि कोई भी किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना कर सके। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसमें मेरा मानना है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, किसी को इसमें शक नहीं है। तो कारण भी इसका सही है। अब बात आता है क्या सही एक्सप्लेनेशन है। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, भारतीय संघवाद अर्ध संघात्मक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। ध्यान देंगे, अर्ध संघात्मक होने का कारण मैंने ऊपर ही चर्चा कर दिया कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो एकात्मकता की ओर इसको झुकाते हैं, ना कि स्वतंत्र न्यायपालिका इसका कारण है। ठीक है, तो यानी सही एक्सप्लेनेशन नहीं करती है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं करती है, ऑप्शन ए गलत हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, सही एक्सप्लेनेशन नहीं करती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और फैक्चुअली सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आया हुआ था, कह रहा कि भारत के संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। बहुत ही फैक्चुअली क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये, इस चीज को ध्यान देंगे। कह रहा है कि 22 जनवरी को, 24 जनवरी को, 22 जुलाई को या 22 जुलाई को। हालांकि यहाँ पे ध्यान देंगे ईयर अलग है, यहाँ पे ऊपर का दो 1950 है, फिर 1947 और 48 है। अब ध्यान देंगे, देश के आजादी के पूर्व ही राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया गया था। आप लोग को ऐसे याद कर लेना है, देश के आजादी के पूर्व ही राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे राष्ट्रवाद का उद्भव होगा। इस चीज को ध्यान देंगे। 22 जुलाई 1947 को ही जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, यह अंतिम पिक पे था, उसी समय अपना राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो देश की आजादी के पूर्व ही स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए आप लोग को इसका आंसर ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, स्टेटमेंट ऐसे ही आपको याद करना है। ध्यान देंगे दोस्तों, आपको चीजें ऐसे ही याद करनी है, इस चीज को दिमाग में अपने रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद की एक कानून द्वारा संभव नहीं है। यानी आपको यह बताना है कि पहली बात कि इनमें से कौन ऐसा इन चारों ऑप्शंस में से जो आर्टिकल 3 से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, नॉट पॉसिबल है, आर्टिकल 3 के तहत क्या है, नॉट पॉसिबल है, यानी आर्टिकल 3 में है नहीं तभी तो नॉट पॉसिबल है। अब देखिए, हमको पता है कि जो आर्टिकल 3 है वो क्या करता है कि नए राज्यों के गठन से संबंधित बात करता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात करता है। तो बिल्कुल सही है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आर्टिकल 3 क्या कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट करता है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन। ध्यान देंगे, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 3 कहता है कि जरूरतानुसार क्या है कि राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी किसी राज्य क्षेत्र को काट के अलग किया जा सकता है और एक नया राज्य बना जा सकता है, या फिर ठीक है, जैसे अभी देखेंगे जो क्षेत्र परिवर्तन किया गया, जैसे देखेंगे अभी रिसेंट में तेलंगाना का कॉन्सेप्ट देख लेंगे, तो राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ ही। ठीक है, तो राज्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आर्टिकल 3 के ही तहत है। ध्यान देंगे, राज्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी इसी से है। ठीक है, साफ साफ बोला गया है कि किसी राज्य में, ध्यान देंगे, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिला के एक नया राज्य निर्माण कर सकता है। यानी कोई ये राज्य सपोज, तो इसके किसी हिस्से को अलग भी कह सकता है, जैसे उत्तराखंड भारत यूपी से अलग कर दिया गया, या 2 राज्यों को मिला के या किसी क्षेत्र को मिला के एक नया राज्य भी बना जा सकता है। इस चीज को भी ध्यान देंगे। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपके आर्टिकल 3 में ही है। कराए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, भैया सेम बात है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। क्षेत्र में परिवर्तन करोगे तो सीमा में परिवर्तन होना ही होना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो जब ए बी सी सही हो गया तो डी इसका सही नहीं है, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश जो है वो इस 3 के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इसमें शामिल नहीं है। तो ध्यान देंगे, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स जो है ये अनुच्छेद 3 का भाग है, आर्टिकल 2 का भाग है, 3 का नहीं। ठीक है, आर्टिकल 2 का भाग है। तो इसका आपको आंसर मिल गया। ये जितनी भी पोथी लिखी गई है, मैं जो चर्चा किया हूं उससे हट के बिल्कुल नहीं लिखा गया, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ठीक है, तो जो अनुच्छेद नीचे दिए गए हैं ये नागरिकता से संबंधित है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद इन चारों में से जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित है, आपको ये बताना है।
ए कह रहा है अनुच्छेद 3 से 10, तो अनुच्छेद 3 हम लोग अभी ऊपर ही देख लिए भैया कि अनुच्छेद 3 का संबंध क्या है, नागरिकता से संबंधित नहीं है, ऊपर ही हम लोग देख लिए, ठीक है। कह रहा है 5 से 11, तो ए तो ऊपर ही कट गया, 5 से 11 कह रहा है, 4 से 11 कह रहा है, 5 से 11 कह रहा है और 6 से 11 कह रहा है, यानी लास्ट की सीमा तो तय कर दी भैया कि क्या होगा, 11 होगा। आप बको बस याद करना कि 4 से 11 होगा, 5 से 11 होगा या 6 से 11 होगा। ध्यान देंगे दोस्तों कि भाग 1 जो में चर्चा है, भाग 1 में वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखिए जो भाग 2 है, भाग 2 में 5 से 11 तक चर्चा है। भाग 2 में क्या है, 5 से 11 तक चर्चा है, 111 लिखा गया है। भाग 2 में क्या है, 5 से 11 तक चर्चा की गई है। अब समझिए कि जब भाग 2 में 5 से 11 तक चर्चा की गई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होना है। और भाग 2 में किस चीज से संबंधित है, तो भाग 2 आपका सिटीजनशिप से संबंधित है। ध्यान देंगे, भाग 2 आपका सिटीजनशिप से संबंधित है, ठीक है। तो अपने दिमाग में ये रख लेना है। हमको पता है कि भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। और कभी भी बोले कि केंद्र एकात्मक है, भारत का संविधान एकात्मक है, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में इसको आप लोग मेंस में लिख सकते हैं। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड का क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल 39A लिखा है और कह रहा है कि 39A क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, ठीक है। ये कह रहा है कि यह अनुच्छेद जो 39A है ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से ही संबंध है। ये डीपीएसपी का भाग है, ध्यान देंगे, डीपीएसपी का ये हिस्सा है। अनुच्छेद 40 में कह रहा है कि पंचायतों के गठन की बात है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो बिल्कुल सही है, 40 पंचायतों के गठन से ही संबंधित है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 44 यूसीसी से संबंधित है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। यूसीसी हर वक्त चर्चा में रहती है मेरे दोस्तों, तो यूसीसी बिल्कुल सही है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 का हिस्सा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। और एक डिबेट है कि यूसीसी गवर्नमेंट लाने जा रही है, ठीक है, ये काफ़ी एक डिबेट है। नेक्स्ट आर्टिकल 48 और कह रहा है कि आर्टिकल 48 क्या है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, न्यायपालिका का जो कार्यपालिका से पृथक्करण है ये आर्टिकल 48 नहीं है, ये आर्टिकल 50 है, अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 50 है। इस चीज को आपको याद कर जाना है। इसमें जो चारों आपको आर्टिकल्स दिए गए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, घूम टहल के यही लोग आएंगे आपके पास, ठीक है। अब बात आती है भैया कि तब 48 क्या है ये भी बता दो, ये तो बता दिए ये है नहीं, तो फिर ये बताओ भैया 48 है क्या, एक्चुअली में 48 है क्या। जब इसका संबंध कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फॉर एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो क्या है, तो आपको बताता हूं मैं क्या है। और जो 48 है ये कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। मैं यहां पे लिख देता हूं, कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है, कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रख लेंगे तो आपको यहाँ पे 48 क्या है ये भी पता चल गया और इसका एक्चुअल आंसर क्या है ये पता चल गया। यहाँ पे आपको 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट डीपीएसपी के पता चल गया, ठीक है, आपको याद कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती। देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे और इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत बेसिक नॉलेज की जरूरत है, ठीक है, बेसिक नॉलेज कनौ लद गए की जरूरत है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए करा गया, पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 2 कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सी कह रहा है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष है उनकी बात कर रहा है। और डी कह रहा है जो सीएजी है इस देश के उनके बारे में। अब समझिए एक बात को, देखिए पहली बात कि यहाँ पे हटाने की बात की गई है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो चर्चा मिलती है वो अनुच्छेद 124, ठीक है, 4 में मिलती है। और ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपका 217(1) में मिलता है इसके बारे में। हालांकि ये उतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ठीक है। अब है क्या, ध्यान देंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है कि अनुच्छेद 124 और 217 में कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कब हटाया जा सकता है, तो साफ साफ लिखा है कि उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको शुरू करने के लिए क्या करना है कि लोकसभा में
और राज्यसभा में, ध्यान देंगे, लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य, ध्यान देंगे, ठीक है, इतने प्रस्तावक होने चाहिए, इतने प्रस्तावक होने चाहिए, तब आपकी क्या है, इनको हटाने से संबंधित प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। आप समझिए, ठीक है। यानी क्या है कि आपको कदाचार को साबित करना है, असमर्थता को साबित करना है, ठीक है, तभी आप क्या है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। और इसके लिए जो प्रस्ताव आएगा वो लोकसभा में अगर आ रहा है तो 100, कम से कम 100 सदस्य लेके आएंगे और राज्यसभा में 50, ठीक है। अब ध्यान देंगे, तो यानी सीधी सी बात है कि 1 और 2 में तो साफ साफ हमको पता चला भैया कि इसमें पार्लियामेंट की भूमिका है, साफ साफ पता चला, नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं जो बोला हूं उस हिसाब से पता नहीं चला कि भैया पार्लियामेंट की भूमिका है। तो चलिए 1 और 2 आंसर में होना चाहिए, 1 और 2 आंसर में होना चाहिए। अब समझिए, 1 और 2 आंसर में होना चाहिए, हम लोग जिसको झूम करते हैं, सॉरी 1 और 2 आंसर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या करा है, नॉट प्ले, ठीक है, नॉट प्ले एनी रोल, ठीक है, कोई रोल नहीं प्ले करता है, तो यानी आंसर में 1 और 2 नहीं होना चाहिए। आप समझिए, यहां भी 1 है और 2 भी है, यानी ये नहीं होगा, यहां भी 1 2 है, यानी ये नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं क्या 4 होगा। अब ध्यान दीजिए, जब आप लोग सीएजी पढ़ते हैं, ध्यान देंगे, जब लोग सीएजी पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि सीएजी को हटाने की वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। अब ध्यान दीजिए, सीएजी के हटाने की वही प्रक्रिया होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। अब समझिएगा इस बात को। तो सीधी सी बात है कि भैया जो सीएजी वाले तो मुद्दा हम लोग को सॉर्ट आउट हो गया। कहां से हो गया कि भैया ये तो यहां पे रोल है, यहां पे रोल है, तो 4 भी आंसर में नहीं होना चाहिए। 4 भी आंसर में नहीं होगा तो बी भी गया, तो ऑप्शन क्या मिल गया, डी। यानी केवल डी ऑप्शन ऐसा है जहां पर कोई पार्लियामेंट का रोल नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या है, जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष होता है, यहां पे ध्यान देंगे, उसको क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा कदाचार के आधार पर हटा सकता है, ठीक है, केवल कदाचार के आधार पर, केवल कदाचार के आधार पर। इस चीज को ध्यान दीजिए। अब इसका तो आंसर आप लोग को मिल गया, ठीक है। अच्छा, वीडियो समझ में आ रही नहीं आ रही यार, ये चीज़ बताना। देखो, जितना बेहतरीन मैंने समझाने की कोशिश किया है वो इतने बड़े पेज में लिखा गया है, जो मैं आपको समझाया इतनी बड़ी भाषा में लिखा गया है। तो मैं इससे लेकर रहा हूँ कि बोझिल ना बने, आप लोग को चीज़ें समझ में आए, वो जिम्मेदारी मैं ले लिया हूँ। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। आप लोग वीडियोज़ को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए, आप लोग अगर देख के छोड़ देते, कमेंट नहीं करके बताते कि भाई अच्छा था, बेकार था, या कुछ सुझाव नहीं देते हैं, तो मज़ा आता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वो कौन सी है, लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है, इंडियन पार्लियामेंट की ये क्वेश्चन है। विच इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। हम लोग सीधा आंसर पे जाते हैं। तो जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति में ध्यान देंगे, इसमें सबसे ज्यादा सदस्य हैं, इसमें कुल 30 मेंबर हैं, कुल 30 मेंबर हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या, मैं आपको बता दूं कि इस प्राक्कलन समिति की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसके सारे सदस्य, ध्यान देंगे, इसके सारे सदस्य क्या है, लोकसभा से चुने जाते हैं, केवल लोकसभा से। यानी जो इसके मेंबर होते हैं वो ओनली लोकसभा होते हैं, ओनली लोकसभा। यानी इसके सदस्य क्या है, केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं। आप समझिएगा, एक सेकंड बस टाइम दीजिए मुझको। ओनली लोकसभा से। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी हो गया। अच्छा, जो ये सदस्य होता है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 ईयर का होता है। अब आपको प्राक्कलन समिति के बारे में कभी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करना है। अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इतनी बड़ी में जो चीज लिखी गई है ये मैंने सब आपको समझा दिया। एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे और है, आइए मैं बताता हूं आपको, ध्यान देंगे। ध्यान क्या देना है कि इस समिति की, ध्यान देंगे, इस समिति की जो सिफारिश की थी वो जॉन मथाई ने किया था, ठीक है। इस समिति का जो निर्माण 1950 में किया गया था वो जॉन मथाई के सिफारिश पे किया गया था, जॉन मथाई। इन्हीं के सिफारिश के आधार पर इस समिति का निर्माण किया गया था। तो इसमें एक फैक्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। इससे 4 फैक्ट इंपॉर्टेंट थे, चारों आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे, कह रहा है राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। ठीक है, अर्ह होगा, इस चीज को ध्यान देंगे। तो यहां पे कह रहा है कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए क्या होगा, अर्ह होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ध्यान दीजिए कि जो भारत का महान्यायवादी होता है वो उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन उसकी अर्हता क्या होती है, उसकी अर्हता होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अच्छा, ऊपर हम लोगों ने देख भी लिया कि इसका संबंध किससे है, आर्टिकल 76 से इसका संबंध है, आर्टिकल 76 से इसका संबंध है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मैं इसको जूम करूंगा, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब ध्यान देंगे, आर्टिकल 76 आप लोग देख लिए। अब जब इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो होता क्या है कि यह पद किसके द्वारा धारण करता है, तो महान्यायवादी का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के क्या होता है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी राष्ट्रपति का मन बदला तो इनको हटा देगा, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। पद, मैं इसको और जूम कर दूं ताकि आप लोग दिखे, धारण करता है, इसलिए जूम करने की एक सीमा है। ठीक है, पद धारण करता है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। और इससे रिलेटेड ध्यान देंगे, इसके पारिश्रमिक, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या मिलता है, इसके पारिश्रमिक यानी इसकी जो मेहनताना है उसके बारे में। ठीक है, तो जो इसकी पारिश्रमिक है, ध्यान देंगे, जिसका पारिश्रमिक है वो क्या है, इसका पारिश्रमिक संसद में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो इसी के लिए क्या है कि संसद द्वारा इसको निर्धारित नहीं किया जाता है, इसके पारिश्रमिक को राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, कह रहे महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगी। नहीं 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 भैया, पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है इसके, और इसके सैलरी में ध्यान देंगे, इसके सैलरी में यानी इसके पारिश्रमिक में, ठीक है, कोई रोल नहीं है किसका, अटॉर्नी जनरल में, किसका, पार्लियामेंट का। ठीक है, तो इसको रॉन्ग करेंगे, किसका रोल है, पार्लियामेंट का नहीं, प्रेसिडेंट का रोल है। इस चीज को ध्यान देंगे। तो यानी एक सही है दो गलत है, एक सही है दो गलत है, एक सही, ओनली वन करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो फैक्ट्स वगैरह है वो आप समझ जाइए, मैंने उसी को समझाया आपको। नेक्स्ट ध्यान देंगे, क्वेश्चन आया एक आता है कि संयुक्त बैठक कब हो सकती है। ध्यान देंगे, ठीक है, संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग, लोकसभा में जो ज्वाइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसकी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस चीज को ध्यान देंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है, ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर आ गया था। अब ध्यान देंगे, ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर जो आर्टिकल है जो संविधान में चर्चा की गई है वो आर्टिकल 108 में चर्चा की गई है। आर्टिकल 108 में इसके बारे में चर्चा की गई है और कहा गया है कि किसी भी, ध्यान देंगे, किसी भी सामान्य विधेयक, ठीक है, यानी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ठीक है, सामान्य विधेयक पर अगर गतिरोध आ जाता है, यानी वो सामान्य विधेयक क्या है, लोकसभा से सपोज पारित हो गई, लोकसभा से पारित हो गई, लेकिन जब वो राज्यसभा में आती है तो उसको अनुमति नहीं मिल रही है। ठीक है, यानी गतिरोध की स्थिति आ गई है। तो इसी गतिरोध को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त बैठक को आह्वान करेगा जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, मैं जो चीज बताया वो यहां पे उतना लिखा भी नहीं है जो मैं आपको बताया हूं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर एक आर्टिकल लिखा गया है और साइड में उसके प्रोविजंस लिखे गए हैं, उसके प्रावधान लिखे गए हैं। ठीक है, अब समझिए बात को। कह रहा है कि अनुच्छेद 61, यहां पे अनुच्छेद 61 देखेंगे, अनुच्छेद 61 के बारे में कह रहा है कि इससे संबंधित प्रावधान इस लिस्ट में खोजिए। तो ध्यान देंगे, अनुच्छेद 61 में क्या है, अनुच्छेद 61 में जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है, देखिए यहां पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 पे, यानी ए का क्या सही हो जाएगा, ए का पॉइंट नंबर 2 से मैच करा दीजिए। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 67 ख 67B, तो 67B उपराष्ट्रपति को हटाने से यानी इसके रिमूवल से संबंधित है। ध्यान देंगे, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल से संबंधित है। यानी आपका बी का क्या हो गया, 3 हो गया।
बी का क्या हो गया, 3 हो गया। अब आगे देखिए, अब कह रहा है आर्टिकल 94। आर्टिकल 94 का संबंध क्या है, स्पीकर को रिमूवल से संबंधित है, स्पीकर के रिमूवल से संबंधित है, यानी सी का क्या हो गया, सी का 4 हो गया। अब बता दिए अनुच्छेद 90, तो अनुच्छेद 90 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 90 का संबंध है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से, ध्यान देंगे, ठीक है। जो डिप्टी चेयरमैन है आपका किसका, राज्यसभा का, उसको हटाने से संबंधित जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल 90 में है। तो आपका आंसर ये हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, 2 3 4 1। आंसर है ढूंढिए, 2 3 4 1 कोड में कहां लिखा गया है, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आप लोग बताते चलेंगे दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि अब वीडियो क्लोज ही होने वाली है, 3 क्वेश्चन और बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, पहले क्या है कि मंत्रिमंडल परिषद की सीमा फिक्स नहीं थी, कोई इसकी बाउंड्री नहीं थी, तो इसका खूब दुरुपयोग होता था किसी की पार्टी को तोड़ देने में, कई सारे धंधे में, ठीक है, हम लोग धंधा ही बोलेंगे इसको। अब हम लोग समझते हैं क्या होता था। तो बाद में क्या, इसको रेगुलेट करने की कोशिश किया गया, रेगुलेट करने की क्या होगा, कोशिश होगी। और जब इसको रेगुलेट करने की कोशिश होगी तो ये होगा कि भैया 15% से अधिक की एक सीमा लागू की जाएगी। तो भैया कि मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सीमा होगी वो कितनी होगी, 15% की होगी। इस चीज को ध्यान देंगे, मंत्रियों की अधिकतम सीमा क्या होगी कि जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है उसकी 15% होगी। आप समझिए, तो ये तो बाउंड्री तय कर दिया गया। अब क्या था, लेकिन कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे बहुत कम सीटों की संख्या है, तो ये वो वहां पे मंत्रियों की संख्या 2-3 में ना आ जाए, इसलिए मिनिमम भी तय कर दिया गया, कितना, 12। और बोला गया कि न्यूनतम संख्या 12 होगी। इस चीज को ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री और जो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या होगी कितनी होगी, 12 होगी। आप समझिए बात को, यहां से बात क्या हो गई, यहां पे न्यूनतम संख्या कितनी हो गई, आपकी 12 हो गई। आंसर तो हम लोग को मिल ही गया, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो 12 तय किया गया था न्यूनतम संख्या, ध्यान देंगे, जो 12 न्यूनतम संख्या तय किया गया था, ये 91वें संविधान संशोधन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से, ईयर ओवर आप लोग दिमाग में रखा क्लियर करिए, इसके लिए मैं क्लियर लिख रहा हूं, भाग नहीं रहा हूं, ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से यह निर्धारित किया गया था, इस चीज को ध्यान देंगे। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट 58 नंबर जो क्वेश्चन है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग के ऊपर है, इस चीज को ध्यान देंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग के ऊपर है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर है। अब क्या आती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसको चीज को पहले समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की चर्चा पहली बार वर्ष 1988 में उभर के आती है, जब एक अध्यादेश के माध्यम से, ध्यान देंगे, जब एक अध्यादेश के माध्यम से क्या है कि केंद्रीय सतर्कता अधिनियम, ठीक है, या अध्यादेश आता है। हम लोग कह सकते हैं केंद्रीय यानी सेंट्रल, ठीक है, एस से हम लोग कर लेंगे सतर्कता, ए से हम लोग कर देंगे अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश आता है। तो केंद्रीय सतर्कता अध्यादेश यानी CS अध्यादेश को ए लिख ले, क्या शॉर्ट में लिख लेते हैं। 1988 में क्या है कि केंद्रीय सतर्कता अध्यादेश लेके आ जाएगा, केंद्रीय सतर्कता अध्यादेश लेके आ जाएगा, CSC लिख लेते हैं, ठीक है, 1988 में। अब इसी के माध्यम से क्या होगा, जब अध्यादेश आएगा तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को क्या मिल गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। लेकिन हमको पता है अध्यादेश केवल 6 माह तक ही प्रभावी रहेगा, ठीक है। अब क्या है कि समय का दौर गुजरेगा और वर्ष आएगा 2003। 2003 में क्या होगा, 2003 में CVC एक्ट बनेगा, CVC एक्ट बनेगा, CVC एक्ट 2003 बनेगा। और जैसे ही CVC एक्ट 2003 बनेगा, ये जो CVC है यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग है आपकी, ये क्या हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। यानी 1988 में प्रभावी नहीं थी, प्रभावी कब बनी, वर्ष 2003 में प्रभावी बनी। अब क्वेश्चन क्या है इसको समझिए, यानी कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा CVC की नहीं है, इस चीज को ध्यान देंगे। तीनों ऑप्शन इसके गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। यहां पे एक बहुत प्यारा सेक्शन था आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं। आर्टिकल 280 का संबंध किससे है, फाइनेंशियल कमीशन यानी वित्त आयोग से है। ठीक है, वित्त आयोग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे 371 के बारे में पहले पढ़ाया हुआ भी हूँ, आप लोग पिछली मेरी क्लासेस देखे होंगे, ठीक है। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाया था, अभी मुझे वो ट्रिक्स अपने दिमाग से हट जा रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोग सीधा याद कर लेंगे इस क्वेश्चन को। मैं 371 पे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, ध्यान देंगे पहली बात, 371 पे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, ठीक है। 371 के तक ध्यान देंगे कि खूब ढेर सारे प्रावधान किए गए हैं कुछ स्पेशल राज्यों के लिए। मेरा मानना कि ये ए से जे तक है लगभग, ठीक है, ए से जे तक है, माना नहीं है, ठीक है। अब समझिए मेरी बात को, 370 तो हमको पता है JNK के लिए था, ठीक है। अब समझिए यहां पे कर इया अर्थात जे, इया अर्थात जे। आपको बताना है कि भैया इसका संबंध जे का किससे, यानी लास्ट वाला आपको पूछ दिया था 371 जे वाला, कि इसका संबंध किससे है। ध्यान देंगे, यानी किस क्षेत्र की विशेष स्थिति प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है, स्पेशल स्टेटस प्रदान करने से संबंधित है, किस क्षेत्र की, किस रीजन को स्पेशल स्टेटस प्रदान करने से संबंधित है, आर्टिकल 371 जे का। ध्यान देंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद और कर्नाटका से संबंधित है, हैदराबाद और कर्नाटका से, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे बीच का होगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कल क्वेश्चन। ध्यान देंगे संविधान के आधारभूत ढांचे, संविधान और देखेंगे कि जो विधायिका है, विधायिका वर्सेस हो जाएगा क्या, जो अपनी जुडिशरी है। और फाइनली एक वर्डिक्ट आता है क्या, केशवानंद भारतीवाद 1973 में आता है। और इसी केशवानंद भारतीवाद में कई सारे निष्कर्ष निकलते हैं, जिनमें एक निष्कर्ष निकलता क्या है, एक निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, ध्यान देंगे, और उसको है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन BSc, ठीक है। आधारभूत नियम, आधारभूत ढांचे का नियम, संविधान के आधारभूत ढांचे का नियम। एक चीज अपने दिमाग में रखेंगे, केशवानंद भारतीवाद कब आई थी, 1973 में आई थी। ईयर फोकस रखना है, बहुत ज़्यादा ईयर नहीं याद करना है, पूरी पॉलिटी में आपको अधिक से अधिक 5 से 10 ईयर याद करना है, तो आपको ये याद कर जाना है, ठीक है, क्योंकि क्रमानुसार क्वेश्चन बनाने के लिए, अरेंज करने के लिए आता है, वहाँ ये काम करेगा। तो ये थे आज के वो क्वेश्चंस, उम्मीद करते हैं आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी। जो मेरी क्षमता थी मैंने कोशिश किया कि उस क्षमता के अनुसार आप लोग को पढ़ाया जाए, ठीक है। तो फिर जय हिंद जय भारत बोलेंगे आप लोग से। आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, दबा के आप लोग अपनी तैयारी करिए, प्री का मेंस तैयारी करिए। अभी प्री इतना फोकस हो जाइए, मैं प्री आपकी छूटे ना, मैं इसकी फोकस कर दिया हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। वीडियोस कंटिन्यूटी के साथ आप लोग के लिए बन रही हैं, और केस स्टडी और जो देखेंगे एथिक्स की पूरी वीडियोस बन रही है आप लोग के लिए, आप उसको भी देखिए। डेली आंसर राइटिंग बैच जो दोस्त 2022 एकदम सीरियसली देना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, 2022 एकदम सीरियसली देना चाहते हैं, या वो दोस्त जो 2023 में देना चाहते हैं लेकिन उनकी बेसिक्स तैयार हो गई है, वो लोग अब आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें। ध्यान देंगे, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें। आंसर राइटिंग का एक बेहतरीन विकल्प UPSC हिंदी आपके लिए लेके आई है, UPSC हिंदी आपके लिए लेके आई है। और UPSC हिंदी जो विकल्प लेके आई है, वो भी विकल्प क्या है कि हम लोग डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं। पूरे एक, ये मंथली बैच होता है, पूरे एक मंथ केवल 1000 रुपये में ही आपसे प्रैक्टिस कराते हैं। पहले मंथ इसमें 200 रजिस्ट्रेशन फीस होने के कारण 1200 रुपये इसकी फीस हो जाती है। इसी फीस में हम लोग इसकी वीडियो डिस्कशन कर देते हैं, जो डाउटेड क्वेश्चन होते हैं, इसी फीस में आपकी कॉपी चेक करवा लेते हैं, इसी फीस में आपको मॉडल आंसर दे देते हैं, और ये तीनों चीज़ आपको गुणवत्तापूर्ण मिलते हैं। अभी तक इसमें कोई शिकायत नहीं आई है, पूरी चीज़ गुणवत्तापूर्ण आपको दिया जाता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो किसी भी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको 8840751912 इस पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम करना होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद जय